अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है सबको? बच्चों आवाज़ आ रही है सबको? ओके गुड। तो आज मैकेनिक्स पे हमारा जो है लेक्चर वो है लेक्चर नंबर 8, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम फॉर रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसको लेक्चर को देखें, हमने क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले जो है वो है हमारे पास वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम फॉर रोटेशनल मोशन। तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम फॉर रोटेशनल मोशन के बाद हमारे पास रोलिंग ऑफ मोशन ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट है और रोलिंग ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस। तो सबसे पहले जो है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम फॉर रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन के लिए आपने पढ़ा हुआ है, रोटेशनल मोशन के लिए आपने इसको स्टडी करना है। तो देखें इसके क्या स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम in rotational motion, it says that the net work done by external forces in rotating a symmetric rigid object about a fixed axis equals the change in the object's rotational energy। यानी जो नेटवर्क डन है वो किसके इक्वल है? चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स रोटेशनल एनर्जी। यही चीज़ हमने प्रूव करनी है कि जो नेटवर्क डन होगा हमारा, ठीक है, सपोज डी डब्ल्यू है, तो दैट इज इक्वल टू चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स रोटेशनल एनर्जी। तो इसको प्रूव करने के लिए देखें, इस स्टेटमेंट को दोबारा एक मरतबा देख लें। The net work done by external forces in rotating a symmetric rigid object about a fixed axis equals the change in the object's rotational energy। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये देखें, एक ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के देखें इस पॉइंट ओ पे पिवट है, यानी पॉइंट ओ के गिर्द ऑब्जेक्ट जो है रोटेट कर रहा है या रोटेट कर सकता है। तो एक फोर्स है इस पॉइंट पी पे, एक फोर्स एक्ट कर रही है एफ, ये देखिए ये फोर्स एफ है, यहाँ पे एक्ट कर रही है और ये फोर्स जो है इसको रोटेट करवा रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था क्लासरूम में डिटेल में कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर है, यानी फोर्स का ये कॉज कंपोनेंट है और ये इसका साइन कंपोनेंट है। तो इसका जो साइन कंपोनेंट है, एक्चुअली ये कंपोनेंट जो है वो अफेक्टिव होता है इस बॉडी को रोटेट करवाने में। ये देखें एंगल क्या बन रहा है, फाई हमारे पास एंगल है, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है हमारे पास एफ साइन फाई है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस फाई, जो कि हम इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे इंटरेस्ट कंपोनेंट। तो एफ साइन फाई वो कंपोनेंट है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। तो कंसीडर द रिजिड ऑब्जेक्ट pivoted at O and an external force F is applied at point P, जो कि अभी बताया इस पॉइंट P पे फोर्स अप्लाई हो रही, which rotate it through an infinitesimal distance। ठीक है, अब ये फोर्स जो है वो इसको रोटेट करवा रही है। ये देखें ये पॉइंट P से मूव करके इस पॉइंट तक जब जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा? ds डिस्टेंस कवर करेगा। और ये डिस्टेंस ds जो है रोटेशनल मोशन में किसके इक्वल हो जाएगा? r, ये रेडियस r इंटू डी थीटा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है कवर कर रहा है। तो r इंटू डी थीटा, ds विल बी इक्वल टू r इंटू डी थीटा। तो ये देखें हमारे पास जो है ds इक्वल आ जाएगा r डी थीटा के। वर्क डन जो dw है वो आपको पता है f डॉट ds होता है। तो f आपके पास, f का कौन सा कंपोनेंट है? f साइन फाई कंपोनेंट है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है या अफेक्टिव कंपोनेंट है। और ds आपके पास यहाँ से जो डिस्टेंस कवर्ड है वो है r डी थीटा। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं, f साइन फाई r डी थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी।
इसके बाद हमारे पास जो है वो टा की डेफिनेशन है। टा हमारे पास क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज, टॉर्क इसके इक्वल था हमारे पास आर एफ साइन फाइव। ठीक है, टा हमारे पास आर एफ साइन फाइव के इक्वल हमने अभी पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। तो हमारे पास जो वर्क डन डी डब्ल्यू है वो क्या हो जाएगा, इसमें अगर पुट कर दें एफ साइन फाइव की वैल्यू की जगह टा, तो ये हमारे पास आ जाएगा टा डी थीटा। ठीक है, टा जो है हमारे पास वैल्यू थी आर एफ साइन फाइव, तो यही इसके इक्वल हमने पुट कर दिया इक्वेशन में वन में टा की वैल्यू को। तो हमारे पास डी डब्ल्यू जो है वो टा डी थीटा बन गया। नाउ द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन, ठीक है, जिस रेट पे काम हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। पावर इज़ गिवन बाय द फार्मूला। पावर का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, पी होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टा डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि ये डी डब्ल्यू है, इस तरफ भी डी टी और इस तरफ भी डी टी आ जाएगा। डी डब्ल्यू बाई डी टी किसके इक्वल है, पावर के, जबकि टा डी थीटा बाई डी टी क्या बन जाएगा, डी थीटा बाई डी टी हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होता है, एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होता है। सो डी थीटा बाई डी टी हमारे पास ओमेगा बन जाएगा और टा आ गया। तो पावर हमारे पास जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क पी इक्वल टू डी डब्ल्यू ओवर डी टी, ये हमारे पास बन जाएगा टा इंटू ओमेगा। ठीक है, यानी टा और इंटू एंगुलर वेलोसिटी, इसको कोई नंबर 3 कह लें। और ये क्या है हमारे पास, यानी इस रेट पे वर्क हो रहा है, या इसको हम कह सकते हैं पावर डिलीवर्ड, यानी जिस रेट के साथ वर्क हो रहा है उसको क्या कह सकते हैं, पावर डिलीवर्ड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल्स द चेंज इन रोटेशनल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस किसके इक्वल है, चेंज इन द रोटेशनल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की जो है रोटेशनल एनर्जी में चेंज उसके इक्वल है। तो टू प्रूव दिस वी बिगिन विद टॉर्क, इसको कैसे हम साबित कर सकते हैं, फिर वही देखें डेफिनेशन ऑफ टॉर्क लें, समीशन टॉर्क इसके इक्वल होता है, समीशन टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा मोमेंट आर्म इंटू अल्फ़ा हमारे पास क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन है। तो आई हम इधर रहने देते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज़ योर एंगुलर एक्सीलरेशन। अब इसको बाय चेन रूल मज़ीद स्प्लिट करें, आई डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय टी टी, यानी समेशन टा जो है वो आपके पास मोमेंट आर्म आई और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर डी टी। इस क्वेश्चन में देखें, समीशन का डी थीटा बाई डी टी हमारे पास क्या होता है, ओमेगा, और डी ओमेगा बाई डी थीटा एज इट इज आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखें रिलेशन में हम इसको क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, यानी समीशन टा इंटू डी थीटा, अगर ये देखें डी थीटा को इस साइड पे ले आए तो समीशन टा डी थीटा बन जाएगा, ये डी थीटा इस साइड पे आ जाएगा और राइट साइड पे आपके पास आई डी ओमेगा ओमेगा बच जाएगा, या आई ओमेगा इंटू डी ओमेगा आ जाएगा। डी थीटा इस साइड पे आके देखें क्या बन गया हमारे पास, समीशन टा डी थीटा, इसको हमने रीअरेंज किया है। ठीक है, समीशन टा डी थीटा इज इक्वल टू द वर्क, ठीक है, जो स्मॉल वर्क डन है वो, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या इक्वेशन थी, आई ओमेगा इंटू डी ओमेगा। तो इस इक्वेशन को हमने अब इंटीग्रेट करना है, टू फाइंड द टोटल वर्क डन, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग टू एवेलुएट टोटल वर्क डन बाय नेट एक्सटर्नल फोर्सेस, तो टोटल वर्क डन बाय नेट एक्सटर्नल फोर्सेस फाइंड करने के लिए हमने इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन की लिमिट्स देखें क्या होगी, कि हमारी एक्सीलरेशन जो है वो ओमेगा आई से ओमेगा एफ तक जा रही है,
तो ये हमारे पास बन जाएगा समीशन W यानी टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ओमेगा आई टू ओमेगा एफ और आई ओमेगा इंटू डी ओमेगा। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर ओवर 1/2 आ जाएगा। ये देखें, ये 1/2 फैक्टर होगा यानी पावर में एक का इजाफा और उसी से डिवाइड। तो ओमेगा एफ स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। तो ये 1/2 शुरू में आ गया, 1/2 आई ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस 1/2 आई ओमेगा आई स्क्वायर। ये देखिए इंटीग्रेशन की आपके पास वैल्यूज आ गई, वो है 1/2 आई ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस 1/2 आई ओमेगा आई स्क्वायर। सो दिस इज योर वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम फॉर रोटेशनल मोशन। ठीक है, और यही हमने कहा था द टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, यही हमने कहा था, जो रोटेशनल आपकी एनर्जी है उसमें चेंज के इक्वल होता है। यही आपने इसमें प्रूफ किया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपके पास रोलिंग मोशन ऑफ अ रिजिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी रिजिड ऑब्जेक्ट का जो रोलिंग मोशन है वो किस तरह बिहेव करता है। ठीक है, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग मोशन आपके पास क्या है, ये देखें, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास सर्कुलर, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जैसे वो रोल करता है, वो रोल कर रहा है लेकिन वो स्लिप नहीं हो रहा। तो जब रोल करेगा तो आपके पास जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा लीनियर, वो आर्क होगी एस, और उसका डिस्टेंस जो कवर होगा एस किसके इक्वल होता है, आर इंटू थीटा, यानी रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये डिफरेंट पॉइंट है। एक पॉइंट ये देखें, यहाँ पे वो रोल करता हुआ ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसके बाद देखें कि रोलिंग मोशन में, इन रोलिंग मोशन the center of mass cm will move in straight line, whereas any point on the object will have cycloid motion। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास, ये देखें सेंटर ऑफ मास जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जबकि जो आपका वेयर एनी पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट, जो पॉइंट कोई भी पॉइंट जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसका मोशन क्या होता है, साइक्लॉइड मोशन होता है। तो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन एज, सेंटर ऑफ मास जो है आपके पास उसकी स्पीड देखें क्या होगी, यानी उसकी वेलोसिटी अगर देखें वी सेंटर ऑफ मास की VCM आपके पास होगी ds ओवर dt, यानी आपके पास जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है किस टाइम में कवर्ड है, वो आपके पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी VCM, दैट इज ds बाई dt, और ds आपको पता है इक्वल है r d थीटा। सो VCM इज इक्वल टू r d थीटा ओवर dt, और d थीटा ओवर dt आपको पता है ओमेगा होता है, तो ये r ओमेगा आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह आपके पास एक्सेलरेशन है, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन है ACM। ACM इज इक्वल टू VCM ओवर dt। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय dt, और आपको पता है ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, r इंटू एल्फा, यानी रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर बॉडी इंटू इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन r एल्फा। तो ये इक्वेशन आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए डिफरेंट केसेस हैं। सपोज द केसेस, ये केसेस देखें, इसमें मतलब केसेस हैं, एक बॉडी अगर रोटेट कर रही है, एक पॉइंट ये वाला इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये पॉइंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये देखिए v आपके पास जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, r ओमेगा की। ठीक है, जो लीनियर वेलोसिटी है वो r ओमेगा। तो ये प्योर रोटेशन है, अगर इस तरह आपके पास ये मूवमेंट है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लीनियर 0 है, तो ये आपके पास प्योर रोटेशन है। उसके बाद देखिए प्योर ट्रांसलेशन में क्या है, अगर v इज इक्वल टू VCM, और VCM जो है वो मूव कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में, और v जो है उस पॉइंट की वेलोसिटी आपके पास VCM है। सो दिस इज प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन, प्योर ट्रांसलेशन।
और तीसरा केस देखिए, उसमें आपके पास जो है सेंटर ऑफ मास भी राइट साइड पे मूव कर रहा है और वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास किसके इक्वल है, v के इक्वल है। सो इस पॉइंट की वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इक्वल है, जबकि इस पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है। तो इस केस में v आपके किसके इक्वल आ जाएगा, VCM प्लस आर ओमेगा, और ये दोनों इक्वल होंगे तो आपके पास 2 VCM के इक्वल आ जाएगा। सो v वेलोसिटी जो है आपके पास 2 VCM के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद देखें टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी आपके पास एंगुलर मोशन में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई पी ओमेगा स्केयर, यानी उस पॉइंट का आपके पास जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी स्केयर आ जाएगी। आई पी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी, तो इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी आपके पास। उसके बाद आपने लास्ट आर्टिकल में लास्ट आर्टिकल जो था उसमें आपने स्टडी किया था पैरेलल एक्सेस थ्योरम, ठीक है। यानी अगर कोई बॉडी है वो सेंटर ऑफ मास के गिर्द नहीं घूम रहा, किसी और एक्सेस के गिर्द घूम रहा है, तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके इक्वल होता है। तो उस थ्योरम को अगर अप्लाई किया जाए तो आई पी की वैल्यू क्या बनेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड पॉइंट पी, एट पॉइंट पी इज इक्वल टू आई सी एम, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड पॉइंट अराउंड द सेंटर ऑफ मास प्लस मास टोटल मास इनटू आर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था पैरेलल एक्सेस थ्योरम में। देखिए हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी के है वो बन जाएगी 1/2, इसकी वैल्यू पुट कर दें कोई नंबर 3 में 1/2 ओमेगा स्क्वायर, और आई पी की वैल्यू ICM प्लस MR स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, के इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर इंटू ICM प्लस MR स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 MR स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये दो आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगे। उसके बाद देखिए VCM जो है उसकी वैल्यू होती है आर ओमेगा, ये आर ओमेगा रिप्लेस हो जाएगा VCM स्क्वायर से। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी 1/2 ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 आर ओमेगा है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा VCM से, M VCM स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट। तो ये नंबर 4 जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट। या इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 ICM ओमेगा स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो आपके पास 1/2 ICM ओमेगा स्क्वायर टर्म्स है दैट रिप्रेजेंट्स द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, प्लस आपके पास 1/2 MVCM स्क्वायर जो है रिप्रेजेंट्स द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। अब ये जो है ये ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से है। तो इक्वेशन 4 एंड 5 जो हैं दे आर आल्सो कंसिस्टेंट विद द सिचुएशन इलस्ट्रेटेड इन फिगर अबव दैट। तो ये उसके साथ भी कंसिस्टेंट है जो हम पहले स्टडी करके हैं कि द वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसिंग रोटेशनल, the velocity of a point on the object experiencing rotational and translational motion is the sum of the velocity of the center of mass and the tangential velocity around the center of mass। यानी दो वेलोसिटीज़ का कॉम्बिनेशन होती है, हमने पढ़ा है, एक तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास का और दूसरा टेंजेंशियल वेलोसिटी अराउंड द सेंटर ऑफ मास। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास इक्वेशन 4 एंड 5, तो ये इस रूल और इस स्टेटमेंट के भी कंसिस्टेंट है। यानी एक तो आपकी वेलोसिटी होगी ऑफ द सेंटर ऑफ मास और दूसरी आपके पास है टेंजेंशियल वेलोसिटी अराउंड द सेंटर ऑफ मास। यानी एक आपके पास रोटेशनल कंपोनेंट आ गया, रोटेशनल एनर्जी,
और दूसरा आपके पास जो है काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखें आपके पास एक प्रॉब्लम है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रोलिंग ऑब्जेक्ट ऑन एन इनक्लाइंड सरफेस। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इनक्लाइंड सरफेस पे रोल कर रहा है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंच रहा है और ये इंक्लाइन आपके पास सरफेस है और रेडियस आर है, मास एम है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बी सी है, और ये यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। तो इस केस में देखें आपके पास जो है आपने इसके काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड करनी है, या टोटल एनर्जी आपने किस तरह फाइंड कर सकते हैं इस तरह के ऑब्जेक्ट। देखिए, कंसीडर अ स्फीयर ऑफ मास एम ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इग्नोर द फ्रिक्शन को अगर इग्नोर कर दें, वी हैव इक्वेशन 4 एज k is equal to 1 by 2 ICM omega square plus 1 by 2 m VCM square। तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी आप जब भी आपने पढ़ा है उसके मुताबिक आप इसको लिख सकते हैं कि 1 by 2 ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 by 2 m VCM स्क्वायर, यानी सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी के साथ, और ये रोटेशनल मोशन की एक कंपोनेंट। उसके बाद देखें एक कंपोनेंट ये बॉडी रोल करता है और एट द ग्राउंड पॉइंट आपके पास टोटल एनर्जी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो क्या होगी, उसको भी हम देख सकते हैं। तो देखिए के इज इक्वल टू 1 by 2 टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1 by 2 ICM इंटू VCM by R, ठीक है। आपके पास ओमेगा जो है वो किसके इक्वल होता है आपको पता है, VCM जो है यहाँ पे आर ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा VCM ओवर आर। तो VCM ओवर आर आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा की जगह VCM ओवर आर आपने वैल्यू पुट कर दी है। तो K इज इक्वल टू 1 by 2 ICM इंटू VCM ओवर आर स्केयर प्लस 1 by 2 m VCM स्केयर। ये देखें यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 by 2 ICM ओवर आर स्केयर इंटू VCM स्केयर प्लस 1 by 2 m VCM स्केयर। अब VCM स्केयर दोनों में कॉमन है तो 1 by 2 VCM स्केयर कॉमन आपने ले लिया इंटू ICM ओवर आर स्केयर प्लस m आ जाएगा आपके पास। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के केस में देखें, पोटेंशियल एनर्जी U जो होती है वो होती है mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास mgh होती है। h हाइट है, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और कैपिटल M जो है उस बॉडी का मास है। सो एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन, ठीक है, इंक्लाइन के बॉटम पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ठीक है। जब बॉडी नीचे पहुंच जाता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 बन जाती है। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमारे पास जो इनिशियल एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी के इक्वल होगी, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम इज इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल स्टेज में, ठीक है। फाइनल स्टेज में और इनिशियल स्टेज में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जब बॉडी रोल करना शुरू करता है ऊपर से और जब बॉडी नीचे आके रुक जाता है। सो जब बॉडी टॉप पोजीशन पे होता है तो उस वक्त उसकी जो मूव कर रहा होता है तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उसका देखिए फार्मूला क्या है हमारे पास, 1 by 2 ICM ओवर आर स्केयर प्लस m इंटू VCM स्केयर प्लस 0, ठीक है। तो ये उसकी बॉडी की जब रोल कर रहा है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, जबकि फाइनल उसकी पोटेंशियल एनर्जी जब वो बॉडी नीचे आके रुक जाता है, स्ट्राइक करता है नीचे या रुक जाता है, तब वो 0 हो जाती है। इसी तरह जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो बॉडी जब रेस्ट पे होता है तो वो 0 होती है, यानी VCM 0 होता है।
और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है जब वो हाइट एच पे है तो वो आपके पास बन जाती है mgh। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, ठीक है, अब आप दोनों इक्वेशन को m से अगर डिवाइड कर दें तो ये m कैंसिल हो जाएगा, gh बन जाएगा, ये ICM ओवर एम आर स्केयर बन जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा और VCM स्केयर होगा। फिर उसके बाद 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 2GH ओवर 1 प्लस यही वैल्यू ICM ओवर एम आर स्केयर, और फिर उसके बाद क्योंकि VCM स्केयर है तो इधर पावर क्या बन जाएगी 1/2। ठीक है, तो VCM हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, VCM इज इक्वल टू 2GH ओवर 1 प्लस ICM ओवर एम आर स्केयर होल पावर 1/2। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। उसके साथ ही बच्चे ये लेक्चर एंड होता है। इसके बाद जो है हम देखते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा और इसके बारे में। देखिए एंगुलर मोशन में टॉर्क एंड एंगुलर मोशन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जी, द वेक्टर प्रोडक्ट एंड टॉर्क। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट और टॉर्क में देखें हमारे पास ये बेसिक फार्मूलाज हैं। ठीक है, आपने पहले भी किए होंगे कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर फॉर एग्जांपल आपके पास ए और बी वेक्टर हैं, अगर वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी से लें तो क्या होगा, लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी देन देयर प्रोडक्ट वेक्टर इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी होगा सी के इक्वल। अब सी वेक्टर जो है इसकी क्या वैल्यू होगी, सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या राइट हैंड रूल से है, राइट हैंड रूल देखें क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय ए एंड बी एंड इट्स डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय इट द राइट हैंड रूल। यानी राइट हैंड की जो फिंगर हैं वो आप रोटेट करते हैं ए से बी की तरफ और थंब जो है वो इरेक्टेड होता है, और इरेक्टेड थंब जो है वो आपको डायरेक्शन देता है वेक्टर सी की। ठीक है, तो राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन जो है वो आप डिटरमिन करते हैं। उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है, द वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव से क्या मुराद है कि अगर आप ए क्रॉस बी प्रोडक्ट लेते हैं वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होती। ठीक है, बजाय क्या होती है माइनस बी क्रॉस ए के, यानी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है। उसके अलावा इफ़ ए क्रॉस बी आर पैरेलल देन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। यानी ए क्रॉस बी अगर 0 है तो इसका मतलब है वेक्टर या तो 180 डिग्री पे है या 0 डिग्री पे है, इनके दरमियान एंगल नहीं बन रहा 0 पे, इनका मतलब यानी पैरेलल है, जो कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। इफ़ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, अगर ए और बी परपेंडिकुलर है देन ए क्रॉस बी जो मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी की सिर्फ वो आपके पास ए बी बनता है। ठीक है, दोनों यानी आपके पास जो वेक्टर्स हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद देखें द वेक्टर प्रोडक्ट ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास क्या है वेक्टर प्रोडक्ट का, कि अगर आपके पास है ए क्रॉस बी प्लस सी तो ये किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। यानी ए को आप मल्टीप्लाई करेंगे बी से प्लस ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, तो इन दोनों के सेपरेट प्रोडक्ट के बराबर होगा। उसके बाद डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल टी वेरिएबल के मुताबिक अगर डेरिवेटिव में तो डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, डी ए ओवर डी टी क्रॉस बी। ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस ए इंटू डी डेरिवेटिव ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टी। ये इस तरह से सेपरेट आप उसके डेरिवेटिव्स लेंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू preserve the multiplicative of the terms। साइंस आर इंटरचेंजेबल, यानी ए क्रॉस अगर आपके पास माइनस बी है तो दैट इज़ इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी, आप इसको लिख सकते हैं।
उसके बाद आपके लिए थोड़ा सा काम है कि ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के ज़ीरो होते हैं। आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है? माइनस जे क्रॉस आई के, और इक्वल टू के होता है। इसी तरह जे क्रॉस के माइनस के क्रॉस जे इक्वल टू आई है, के क्रॉस आई इक्वल टू माइनस आई क्रॉस के इक्वल टू जे। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है। उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इन डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है? अगर आपके पास ए क्रॉस बी वेक्टर है तो आई जे के, इसको ओपन कैसे करना? ए एक्स ए वाई ए जी, बी एक्स बी वाई बी जी कंपोनेंट है उसके। सबसे पहले आपके पास अगर आई के लॉन्ग देखेंगे तो ये रो और ये कॉलम, इसको आप जो है वो इग्नोर कर देंगे। उसके बाद ए वाई बी जी और बी वाई ए जी ऐसे आ जाएगा। इसी तरह प्लस जे जब देखेंगे तो आपके पास ए एक्स बी जेड और बी एक्स ए जेड, ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ए एक्स बी जेड और बी एक्स ए जेड आना है, ये यहाँ पे गलत है बच्चा, इसको आपने ओपन करना है। इसी तरह के लॉन्ग देंगे तो ये कॉलम और ये रो, इसको इग्नोर करके ए एक्स बी वाई और ए वाई बी एक्स इस तरह से हो जाएगा। ये टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है, ये इग्नोर हो जाएंगी जेड वाली बी जेड वाली टर्म्स। ए एक्स ए वाई होगा, बी एक्स बी वाई आ जाएगा। तो इसको फिर आपने ओपन करना है, ठीक है, आई जे के लॉन्ग। उसके बाद देखें द वेक्टर प्रोडक्ट एंड टॉर्क। टॉर्क आपके पास क्या है? टॉर्क इज पॉजिटिव इफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज एंड वाइस वर्सा। ये हमने आप पहले भी पढ़ा हुआ है कि टॉर्क की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी अगर ये क्या है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, यानी आर क्रॉस एफ वेक्टर जो है अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपके पास डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो है वो पॉजिटिव होगी। अगर उलट चल रहे हैं क्लॉकवाइज हैं तो ये डायरेक्शन नेगेटिव बनेगी। तो इसके साथ ही बच्चे आज का लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। इसको देखें गौर से लेक्चर को, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में से आगे चलेंगे। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।